हाँ सर, चालू किया जाए। ठीक। ग्रेजुएशन कब किया? सर 2013 में। 2013। विषय क्या था? सर केमिस्ट्री। ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री सर। 13 से क्या कर रही है? सर 2015 से मैं केनरा बैंक में कर रही थी। ये हिस्ट्री, केमिस्ट्री से हिस्ट्री ऑप्शनल हो रहा है। जी सर। मतलब आज जो भौतिकवादी युग है, मॉडर्नाइजेशन का युग है, उदारीकरण का युग है, इतिहास का क्या उपयोग है? मुझे तो नहीं लगता कोई इतिहास बेकार का विषय है। सर इतिहास एक संपूर्ण विषय है जो एक जैसे जैसे मनुष्य की प्रगति हुई है उसकी पूरी उसका पूरा ये अध्ययन है। तो इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमने पुराने समय में गलतियां की है उसको सुधारते हुए हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सर जो चुनौतियां पहले थी, जैसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के विनाश का एक कारण ये ग्लोबल वार्मिंग भी था, जो समस्या आज अभी भी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत है। तो सर इतिहास से हमें उन चीजों को सुधार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसीलिए ये जरूरी है भौतिकतावादी युग में भी। अच्छा ठीक है। अगर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को आज हम देखते हैं तो एक तो प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरा जो विकास का जो मॉडल चल रहा है, इतिहास से सीख लेने के लिए कहा जाए तो कुछ मॉडल बताइए जो जिसका हमने अनुकरण किया है। हमने इतिहास ने हमें सीख दी, उसका हमने अनुकरण किया। सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो बंद इकोनॉमी थी, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ा है, और उसके बाद मार्केट ड्रिवन जो विकास है वो ज्यादा हुआ है। तो इसी क्रम में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उस समय सोशलिज्म आया। वो एक इकोनॉमिक सिनेरियो था जो बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। जैसे आज क्यूबा में सोशलिस्ट सरकार होते हुए भी आज विद्रोह हो रहा है, लोगों को जो भौतिक दैनिक जो जरूरत की चीजें हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। तो उसकी जगह एक कैपिटलिज्म को एक विकल्प के तौर पे आगे देखा जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को आप देख रहे हैं आप, जी सर। और वो मॉडल प्राचीन भारत इतिहास या मध्यकालीन इतिहास में आप देखते हैं कोई मॉडल है उस तरह? सर पूर्णतः तो नहीं, लेकिन हाँ व्यवस्था में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है या रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो कुछ हद तक हमें इन द मौर्यन पीरियड में भी दिखाई देता है, गुप्ता पीरियड में भी दिखाई देता है, और आगे चलकर अकबर के समय में भी ये रहा, और अंग्रेजों के आगमन के बाद भी इसी रेवेन्यू सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप सुधार होते गए। लेकिन सर जो एसेंस है कि रेवेन्यू इस तरह से आते हैं, इन चीजों से आते हैं, वो उसी तरह चल रहा है। अच्छा, आज जो पीडीएस सिस्टम है, जी सर। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है इसमें बहुत सारे लीकेज है, तो कुछ है पीछे बैकग्राउंड में जिस लीकेज को रोक सकते हैं? क्या कुछ है? क्या पीडीएस सिस्टम की शुरुआत होगी? सर पीडीएस का जो अभी वर्तमान वाला स्वरूप है वैसा तो नहीं, लेकिन वेलफेयर के लिए फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। जो गरीब लोग थे उनको अन्न दिया जाता था, उनको पेंशन भी दिया जाता था। और सर जो ब्रिटिश रूल था उसके अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी, जी सर वो मूल्य नियंत्रण, मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल करने की व्यवस्था थी। वो बहुत बहुत ज्यादा ही सेंट्रलाइज्ड थी, जिसके कारण तत्कालीन उनको तो बहुत फायदा हुआ, आसपास दिल्ली के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको भी फायदा हुआ। लेकिन इन द लॉन्ग रन वो इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं हो पाया, जो प्राइवेट ट्रेड बढ़ता है वो नहीं हो पाया। तो उससे जोड़ा जा सकता है आज के पीरियड को। एक और प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को कहा जाता है सुल्तान, जी सर। और मुगल शासकों को कहा जाता है बादशाह। जी सर। इससे कुछ लॉजिक है? जी सर, दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक रहे हैं वो अपने आप को खलीफा के एवज में, जो मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा थे, उनसे एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया करते थे, और उनके बिहाफ पे या उनके समर्थन उनके मतलब सिंबॉलिक रूप से उनसे
उनसे वो प्रमाण प्राप्त करते थे, इसीलिए वो खुद को शासक नहीं कह के सुल्तान कहलाना पसंद करते थे। जबकि जो मुगल सम्राट हुए हैं उनको जो खलीफा थे उनसे किसी भी तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ और वो सुप्रीम बनकर अपने आप में सोवरेन बनकर रूल किए हैं। अच्छा ठीक, वेरी गुड। विश्व की सबसे किसी इतिहास की या भारत पूरे अगर इतिहास को हम देखेंगे सबसे चर्चित घटना कौन सी मानी जाती है? और सर मेरी नज़र में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसके बाद से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ उभर कर आया, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक पुस्तक लिखी गई और इसमें एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसके बाद इसने भाषा का एक ऐसा समूह तैयार किया था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक वैचारिक आयाम दिया, अनंत विचार किसने लिखा है? सॉरी सर, मुझे जानकारी विद्रोह का नाम सुना है? जी सर। क्या लिखा है? सॉरी सर, अभी स्मरण नहीं है। अच्छा, ये आर्थिक युग है और उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आर्थिक बुद्धिजीवियों को बहुत चलती थी। जी सर। आर्थिक बुद्धिजीवियों को क्या कहा जाता सर शायद आप मुझे ये पूरी तरह नहीं पता, अगर आप आदेश देते हो मैं गेस करूं। सर शायद ये इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। फिजियोक्रेट, फिजियोक्रेट। आपका चयन हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर में। जी सर। टैक्स और रेवेन्यू में क्या अंतर होता है ये बताइए। सर सॉरी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आप आदेश दे तो गेस करें। सर टैक्स वो होता है जो हमें अपने इनकम पे, जो हम मतलब इनकम ये करते हैं, कमाते हैं, जैसे बिजनेस हुआ या सैलरीड हुआ, उनसे मिलता है, उसको टैक्स कहा जाता है, जो हम सरकार को देते हैं। रेवेन्यू हुआ जो अचल संपत्ति से, जो प्रॉपर्टी है, लैंड हुआ या फिर और चीजें हुई, उनसे जो मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू का बहुत विस्तृत आयाम है, ठीक है। जैसे मान लिया लीगल रेवेन्यू, बहुत सारी चीज रेवेन्यू अलग चीज है, चलिए इसको लिखेंगे। अच्छा, आप इस विभाग में ज्वाइन करेंगे, इस विभाग का नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। सर बिहार राजस्व विभाग। भूमि सुधार एवं राजस्व नाम है। जी सर। राजस्व एवं भूमि सुधार। जी सर। भूमि सुधार भी आता है और राजस्व भी आता है। जी सर। बताइए कि भूमि सुधार क्या है और राजस्व क्या है, अलग अलग दो काम है या कई एक ही काम है? सर दोनों एक कंपोजिट रूप में दोनों मिलकर, दोनों कम्प्लीमेंट्री है और दोनों मिलकर एक बड़ा सेट बनाता है। भूमि सुधार में ये है कि जैसे जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया, लैंड सीलिंग हुआ, हदबंदी लाया गया, उन सब चीज़ों का उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन अगर कहीं रह गया है, उसमें ये भी आएगा कि जहाँ इंक्रोचमेंट किया गया है सरकारी जमीनों को या फिर जो विवाद है, उन चीज़ों को सुलझाना भूमि सुधार में आएगा। क्या भूमि सुधार अभी तक सफल हो पाया है बिहार में? सर जिस मंशा से ये शुरू की गई थी कि ये जो बहुत ज़्यादा जमीन, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, वो हर एक लैंडलेस को मिल जाए, जो पीजेंट्स या सर्फ्स हैं जो वाकई में खेती करते हैं, उन तक पहुंच पाए। तो अगर उसका अवलोकन किया जाए सर, तो ये पूरी तरह अभी सफल नहीं रहा है। इसके क्या कारण आप मानती हैं, क्यों नहीं सफल हुआ? सर बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक पॉलिसी मेकिंग को ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड रियलिटी को देखकर पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी शिथिल रहा और लोगों ने बहुत चालाकी दिखाई, जो लॉज में जो लूप होल्स थे उनका फ़ायदा उठाया। और सर एक पॉलिटिकल विल भी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल भी कम रहा इसको इम्प्लीमेंट करने में। बिहार सरकार ने एक पोर्टल निकाला है। जी सर। भूमि सुधार से संबंधित या खास दाखिल खारिज के संदर्भ में, उस पोर्टल का नाम बताएंगे? आज के पेपर में भी है। सॉरी सर, मैं देख नहीं पाई। बिहार भूमि
जी थैंक यू सर। अच्छा, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, ये बताइए महिला उत्थान के लिए प्राचीन काल से लेकर के अभी तक, अभी वर्तमान तक जी सर। किसी दो शासक का नाम बताइए जो महिला उत्थान के लिए काफी काम किया है। सॉरी सर, एक बार रिपीट करेंगे। सोनू प्राचीन काल के आधुनिक काल तक इतिहास के जी। कौन से ऐसे दो शासक हैं जिन्होंने महिला कल्याण के लिए, महिला उत्थान के लिए बहुत बढ़िया काम किया है? और सर जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, एक सम्राट अशोक हैं जिन्होंने महिला महामात्रा की नियुक्ति की थी ताकि महिलाओं की समस्या को सुलझाया जा सके। और साथ ही सर सम्राट अशोक हैं, सम्राट मुगल शहंशाह अकबर हैं जिन्होंने सती प्रथा को मतलब एबोलिश करने का काम किया, साथ ही विडो मैरिज का जो एज है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। आधुनिक काल में किसने ये किया था सती प्रथा का? सर राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड बेंटिक ने लेजिस्लेशन मतलब लॉ पास करके इसको बैन किया था। एक पुर्तगाली शासक थे जी जिसने सर। भी सती प्रथा को एबॉलिशन के लिए आदेश जारी किया था और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी। बता सकते हैं? सॉरी सर। एक मराठा शासक भी था जिसने सती प्रथा को एबॉलिशन की बात की। सर शायद शिवाजी थे। अच्छा चलिए, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं अकबर, अशोक और वर्तमान में जो हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार, इन तीनों को यदि रैंकिंग किया जाए तो 1 नंबर पर किसको रखेंगे, 2 नंबर पर किसको और 3 नंबर पर किसको महिला उत्थान या कल्याण के दृष्टिकोण से? सर सबसे पहले तो मैं अपनी राय देने से पहले क्षमा मांगूंगी, मेरी राय भिन्न भी हो सकती है आपसे। सर तीनों का ही समय काल अलग अलग रहा है और जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां रही है वो भी अलग रही है, पर फिर भी अगर ये कठिन प्रश्न सुलझाना ही होगा तो मैं महिला उत्थान में सबसे बड़ा योगदान सम्राट अकबर का मानूंगी, क्योंकि सर मेजोरिटी हिंदू शासित राष्ट्र के वो शहंशाह होते हुए उन्होंने ये प्रयास किया था जो उनको अनपॉपुलर भी बना सकता था, उनको लोगों के कल्चर में इंटरफेयर करने वाला की तरह भी देखा जा सकता था। फिर भी उन्होंने इन चीज़ों की परवाह किए बगैर प्रयास किया। और सर वर्तमान में नीतीश सरकार ने जो रिवॉल्यूशनरी काम किए, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो या शराबबंदी हो या फिर महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन देना, ये भी अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है। बिहार की जैसी अभी आर्थिक और सामाजिक ताना बाना है, उसमें ये अपने आप में बहुत अनोखा कदम है सर। पूरा व्यवस्था में दाखिल खारिज की चर्चा होती है। जी सर। दाखिल क्या होता है, खारिज क्या होता है? सर दाखिल जब कहीं किसी भूमि की सेल होती है तो नए वाले जो इंट्रेंट होते हैं जिनके नाम पे अब इसको ट्रांसफर किया जाता है वो दाखिल होता है। और खारिज का मतलब जिनके नाम पे पहले से ये भूमि थी उनका उस रजिस्टर से हटाना होता है, ओनरशिप राइट या टाइटल, उसको खारिज कहते हैं। कौन सा रजिस्टर से एंट्री करना होता है या हटाना होता है, उस रजिस्टर का नाम क्या है? सर टाइटल डीड होता है। टाइटल डीड होता है, रजिस्टर्ड टू बोलते हैं उसको। जी सर तो चलिए अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, पंचायती राज विभाग में या पंचायत में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है। जी सर। ऐसा है ना? जी सर। इससे क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आए महिलाओं के लाइफ स्टाइल में? सर सबसे पहले तो उनके अंदर ये राजनीतिक चेतना जगी है, वो अपने आप को भी मेन के इक्वल समझ रही हैं पॉलिटिकल राइट को लेके। पहले उनमें ये समझ कम थी और जो परिवार के सदस्य बोलते थे उसी तरह वो वोट देती थी, तो उनका एक अपना आइडेंटिटी बाहर निकल के आया है। इसके साथ ही हम तो देख रहे हैं कि महिलाएं अपने पति को ही भेजती हैं, अभी भी मीटिंग सीटिंग में जहाँ भी जाना होता है महिलाएं नहीं जाती है, तो घर से निकलती नहीं है, तो मीटिंग में उनका पुरुष ही उनका प्रतिनिधित्व करता है। सर धरातल पे चीजों को स्थितियों को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है सर। अब शिक्षा का ही देखें तो शिक्षा की जब शुरुआत हुई थी तो आप ऐसा मानती है ना कि महिलाएं नहीं करती है, पुरुष ही उनका रिप्रेजेंट करता है उनके बदले? सर बहुत कम हद तक, बहुत कम जगहों पे ऐसा देखा जाता है और वहाँ पे मैं कहूँगी कि अधिकारियों की तरफ से थोड़ा और प्रयास किया जाना चाहिए और स्ट्रिक्टली वो मना करें अगर शेड्यू या एब्सेंटी मुखिया कोई आते हैं। हाँ
कौन से बैंक में कार्य करते हैं अभी? जी सर, कैनरा बैंक में। तो रिकैपिटलाइजेशन योजना बहुत चर्चा में रहा है ना बैंकों का। जी सर। आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? सॉरी सर, बैंक का मतलब डाटा भी मुझे स्मरण नहीं है। पर्सनली कितना आपका नुकसान हुआ वो बताइए। सर मेरा पर्सनली कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, जैसे बैंक का कर्मचारी था, है ना, उससे जबरदस्ती का बॉन्ड खरीदवाया गया, इन्वेस्टमेंट करवाया गया इक्विटी में, बैंक की इक्विटी में, है ना, उसमें आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो कुछ? सर मैंने बॉन्ड नहीं खरीदा और ये जबरदस्ती नहीं करवाया गया था। लोगों को सजेस्ट किया गया था, चूंकि स्कीम अच्छी है और आप जिस बैंक में आप कर रहे थे उसका ओनरशिप राइट आपको मिले, शेयर्स के आप मालिक हो, ये तो अच्छी बात होती है। फिर भी कुछ लोगों ने नहीं किया। जिस कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं, उस कैनरा बैंक में कुछ स्टाफ जो है वो सुसाइड किया, है ना, इसी जी पैसे सर। लेकर, है ना, और आप कह रहे हैं जो इच्छा पुण्य था, ये सब बात तो सर नहीं ये है। सर प्रेशर तो मुझे कभी किसी ने फोन नहीं किया और मैंने नहीं लिया है। प्रेशर झेलने की अपनी अलग क्षमता होती है, प्रेशर तो हर काम में होता है, पर आपको अपने रूल्स और अपने अधिकार, रूल्स के अंदर काम करने हैं और अपने अधिकार भी पता होने चलो चाहिए। बताइए, मुझे रिकैपिटलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा? सर बैंकों में जो बैड लोन्स हो गए थे, जिसके कारण बैंक में एनपीए की समस्या आ गई और साथ ही इनके पास जो लिक्विडिटी होती है वो कम होने लगा, जिसके कारण ये फ्रेश लोन देने में अक्षम थे। तो इसको रिकैपिटलाइज किया गया ताकि ये नहीं, इनके पास। इसका कोई इंटरनेशनल मानक होगा जी जिसके सर, हिसाब से किया है? बसेल नॉर्म्स 2 के तहत किया गया और बसेल 2 या नॉर्म्स 3। 3rd? सर 2015 तक बसेल नॉर्म्स 2 को फॉलो किया गया। 2021 डेडलाइन था बसेल नॉर्म्स 3 को फुलफिल करने का, लेकिन कोविड के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया था 2022 तक। श्योर है आप? जी सर, बसेल नॉर्म 3 को इम्प्लीमेंट करने का डेट बढ़ाया गया था। अच्छा, ये बेसल नॉर्म होता क्यों है? सर बेसल नॉर्म्स बेसिकली स्विट्जरलैंड में सारी दुनिया भर की सारी बैंकिंग व्यवस्थाएं जमा होती हैं और फिर वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके कारण बैंक वित्तीय संस्थाएं अच्छे से काम करें, स्वस्थ रहे, उनके पास उतनी पूंजी रहे कि वो आगे लोन दे सके, उसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वही बेसल नॉर्म्स। ठीक। सर एक कहा जाता है लगातार पिछले 10 साल से चर्चा में है ना, इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जी सर। जी, पहले वो क्या है वो हमको बताइए। सर इकोनॉमी में जब लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, जिसके कारण इकोनॉमी में ग्रोथ कम दिखने लगता है, तो आरबीआई ऐसी स्थिति में आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है, जिससे बैंकों को ज़्यादा कम ब्याज दर पे ज़्यादा पैसा उपलब्ध होता है। तो आरबीआई ये मान के चलती है चूंकि बैंकों को कम ब्याज दर में पैसे मिले हैं, तो ये जनता तक ट्रांसमिट करेगी और लोन रेट कम होंगे, इसी को ट्रांसमिशन रेट कहा जाता है। तो ये इनएफिशिएंट क्यों है इंडिया में? सर आरबीआई तो कम कर देती है जो बैंक रेट है, लेकिन जो बैंक्स हैं वो लोन के जो रेट है उसको कम नहीं कर पाते हैं। वो उनका जो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए, बाकी चीज़ों को देखते हुए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो इसका फायदा डायरेक्ट जनता को नहीं दे पाते हैं। ठीक है सर। कब है तुम्हारा इंटरव्यू नीलम? 6 तारीख को सर। 6 तारीख में।